जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्नेहल अरोड़ा। सबसे पहले तो सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जेके न्यूज़ पॉइंट की टीम की तरफ से, चाहे वो 12th के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हैं। आज मेरे साथ दो टॉपर्स हैं, दो ट्विन टॉपर्स कहूँगा मैं, स्वप्निल आचार्य एंड स्वप्निला आचार्य। दोनों CBSE टॉपर्स हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इनके मार्क्स कितने आए हैं और क्या आगे इनका एम्बिशन रहेगा लाइफ में। स्वप्निल, वेलकम टू जेके न्यूज़ पॉइंट। थैंक यू। स्वप्निल, कितने मार्क्स आए, किस स्कूल से थे? सबसे पहले तो ये व्यूज़ को बताइए। आई एम फ्रॉम JK Public School and I got 93.6% in CBSE Class 10 Boards 2020 and expectation 93 and 4 तक ही थी। and thanks to my parents, thanks to my sister because उसने full year मुझे हमें सपोर्ट किया। मैं स्पेशली मेरे वीक सब्जेक्ट्स में, जो भी मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे उसमें मुझे सपोर्ट किया, डाउट्स क्लियर कर दिए। स्कूल टीचर्स को मैं थैंक्स कहूँगा, मेरे एकेडमी टीचर्स को जिन्होंने हर टाइम कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट लेते रहे, हमारे गलतियाँ बताते रहे और सिंसियर रहा, डिसिप्लिन के साथ की अपनी पूरी पढ़ाई। इसकी वजह से आज परसेंटेज बहुत अच्छी है। एंड पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा से था, मदर का सपोर्ट हेल्थ की तरफ, और एंड माय फादर सपोर्टेड इन स्टडीज़। सो थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय टीचर्स एंड माय सिस्टर ऑल्सो। तो हमारे साथ स्वप्निल की ट्विन सिस्टर भी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी परसेंटेज है कितनी है और कैसा इनकी जर्नी रही, कितना सपोर्ट रहा पेरेंट्स का, टीचर्स का, और स्पेशली इन्होंने अपने ब्रदर को कितना सपोर्ट किया। स्वप्निला, वेलकम टू जेके न्यूज़ पॉइंट। कैसी रही आपकी परसेंटेज बताइए, और कैसा रहा आपकी ये जर्नी, कितना सपोर्ट रहा पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, और स्पेशली जो आपने अपने भाई को भी पढ़ाई करवाई होगी उसमें भी कैसा रहा आपका जर्नी? तो आई एम फ्रॉम JK पब्लिक स्कूल और मेरे 96.8% आए। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का था और टीचर्स का भी था, क्योंकि टीचर्स हमें हर लेवल पे ग्रूम करते हैं। तो सिर्फ 10th के ही नहीं, हर टीचर का सपोर्ट रहा डिफरेंट तरीके से। और भाई के सब्जेक्ट्स थोड़े जो उसमें भी वीक था, हेल्प करना इजी हो गया क्योंकि हम दोनों सेम क्लास में थे। तो मैं चाहती थी कि अगर मेरे भी अच्छे नंबर आए तो स्वप्निल के भी आने चाहिए। तो उसी तरह उसको भी साइड बाय साइड गाइड किया। उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाया मैंने कि यार मैं कर सकती हूँ तो तुझे भी करना चाहिए। तो उसी तरह किया, हार्ड वर्क किया, थोड़ा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस काफ़ी रही, तो इसीलिए अच्छे नंबर। अच्छा, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, 10th पास करके एक लाइफ में सबसे बड़ी मुझे लगता है कन्फ्यूजन होती है कि आप आगे लाइफ में किस स्ट्रीम में जाएँ, मेडिकल में जाएँ, नॉन मेडिकल में जाएँ, कॉमर्स में जाएँ। आपको क्या लगता है कौन सी स्ट्रीम में आप आगे जाना चाहते हैं? और ये जर्नी आप ऐसे लगता है कि आपको लाइफ में एक फ़र्स्ट स्टेज हमने जो एक स्टडीज़ को लेके होती है 10th क्लास, वो पास किया है, कैसा लग रहा है? 10th क्लास एक फ़र्स्ट लेवल है जो हमने क्लियर किया है। इसके बाद जो भी फ्यूचर के लिए हमें अपना प्रिपेयर करना है। तो मैंने मेडिकल लिया है क्योंकि बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और फ्यूचर में मैं मेडिकल साइंस में कुछ करना चाहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा इतना ही है कि मेडिकल लेके आगे बढ़ना है। काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, एंड मेडिकल साइंस तो वैसे ही हम जानते हैं कि डॉक्टर्स जो आज भी कोविड के चलते कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरह दिन रात काम कर रहे हैं। तो कभी ऐसे डर नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन कभी आ जाएंगे तो आपको अपने घर से दूर रहना पड़ेगा या काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, डर नहीं लगता क्योंकि मेरे फादर भी, हम लोग खुद वेस्ट बंगाल से हैं, तो वो यहाँ पे रहते हैं, वो इंडिया को सर्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी रहता है कि अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं तो एक लार्ज स्कोप होता है सोसाइटी को सर्व करने का। तो इसीलिए मेरा रहा है कि डॉक्टर अगर बनूंगी तो मैक्सिमम लोगों को मैं हेल्प कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आज भी बच्चे कोविड के चलते भी, हम सब जानते हैं, सब बच्चों को भी पता है जिस तरह डॉक्टर्स मेहनत करें, लेकिन आज भी बच्चे अपना एम रख रहे हैं कि उन्होंने भी लाइफ में आगे जाके डॉक्टर बनना है। हम स्वप्निल से जानते हैं आपका क्या एम रहेगा, क्या स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हैं, और 10th के बाद आगे क्या लाइफ में आपको लगता है बनेंगे? मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली है क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स है और मैं फिज़िक्स को आगे लेकर पढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम एस्ट्रोफिजिसिस्ट। मतलब स्पेस साइंस रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छा इंटरेस्ट है मेरा बहुत पहले से ही। और मैं लास्ट ईयर इसरो युविका में भी सिलेक्ट हुआ था यंग स्पेस साइंटिस्ट के हिसाब से। मेरी सिस्टर भी थी मेरे साथ। सो मैं स्पेस साइंस में आगे करना चाहता हूँ, अपने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि डिफरेंट मिशंस में भी उनके साथ मैं उनको अपना योगदान दूँ, इंडिया को स्पेस मिशन में सपोर्ट करूँ और आगे लेके जाऊँ। और अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे मेरा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अच्छा रिज़ल्ट आया है इस बार, लेकिन काफ़ी ऐसे भी बच्चे होंगे जो अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं हैं, परेशान होते हैं, उदास रहते हैं, अपने पेरेंट्स भी उनको काफ़ी कभी कभार सपोर्ट नहीं करते। उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आज थोड़े से उदास है, मायूस है अपने नंबर को लेकर? ये बस एक एग्ज़ाम है, यू कैन से इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ। इससे कुछ नहीं होता। मतलब आपको आगे और मेहनत करनी है और जो कंसंट्रेशन है अपने काम में देना है। आपको सोचना है कि आप अपने लाइफ के गाड़ी में ड्राइवर हो, आपको अपना कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। आप पैसेंजर नहीं हो, आप ड्राइवर हो। आपको अपनी लाइफ खुद तय करनी है और आगे मेहनत करते रहिए, सक्सेस मिलेगा।
अच्छा, आप क्या कहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं आज और आज उदास हैं घर पे, कुछ नंबर से कम आए हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपनी स्टोरी कहूँगा, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में 89% से अबव नहीं लाया, मतलब मैंने कभी फर्स्ट टाइम 90% अबव मेरे मार्क्स आए हैं, बट मैंने कंसिस्टेंट था हमेशा, खुद के ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था कि इस बार 10 बोर्ड्स में मैं करूँगा, कर सकता हूँ, अपने ऊपर एक भरोसा होना चाहिए, पेरेंट्स का भी एक सपोर्ट था, टीचर्स का सपोर्ट था हमेशा से कि कर सकता हूँ। तो इसी वजह से कि अपने ऊपर ज़्यादा दुखी नहीं होना है, बाकी जो हो गया उसको भूल जाना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट एजेंडा क्या है आपका, उसमें ज़्यादा फोकस करना है। अगर उसमें आप बेटर करें तो समझना कि आपके अंदर भी कुछ काबिलियत है। अच्छा, क्या मैसेज एक और सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं? काफ़ी पेरेंट्स हैं जो बिज़ी रहते हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, आज वो बच्चे भी घर पे हैं, उदास हैं, उन्हें क्या कहेंगे? वो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, चाहे 12th क्लास के बच्चों की बात करूं, चाहे 10th क्लास की, चाहे कॉलेज की भी स्टूडेंट्स की बात करूं, इंडिया में एक ये प्रॉब्लम हो गई है, जिस तरह मुझे पता है आपने बहुत इंटेलिजेंट आंसर्स दिए हैं, मैं इसी पे आपसे बात करूंगा, ये इस चीज़ को कैसे कोप अप करे स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं उनके साथ? सबसे पहली बात तो एक दूसरे से बात करना चाहिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट अभी फैक्टर है, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते, बस वही टेक्स्ट करते रहते, तो वो नहीं करना, चाहे दोस्त हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, बात करना बहुत ज़रूरी है। और हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत होती है, अगर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांस में, तो पेरेंट्स को एक चीज़ समझना चाहिए कि हर बच्चे का पोटेंशियल अलग लेवल पे होता है, तो फोर्स नहीं करना है, बट हाँ एक एफर्ट तो हर स्टूडेंट को देना चाहिए जो बेसिक एकेडमिक्स में अच्छा रिजल्ट करे। और कंपटीशन तो है ही है, वो करना ही है, फेस तो करना है, पर 1-2 नंबर से आगे पीछे होने से उससे निराश नहीं होना कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपका जो ब्रदर है, जब आप इसे पढ़ाते थे, फ़ोन कितना यूज़ होता था और फ़ोन आजकल एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए? ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूँ या फ़ोन की बात करूँ, आजकल बच्चे 10th की बात करें, 12th की, सब फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते, तो ये पेपर्स की जब तैयारी हो रही थी, फ़ोन कितना यूज़ होता था? मैं रियलिटी कहूँ, क्योंकि हम दोनों का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है पहली चीज़, और हमने आई थिंक इस ईयर या फिर लास्ट ईयर भी हम लोग टीवी भी बहुत ज़्यादा नहीं देखते, हम दोनों का कोई शौक नहीं है टीवी देखने का, इसीलिए फ़ोन अगर कहें सिर्फ व्हाट्सएप उतना ही एक अवेलेबल था, जस्ट थोड़ा सा नॉर्मल स्टडी मटेरियल वगैरह के लिए, स्टडी मटेरियल के साथ ही रहता था। और मोबाइल इसको बीच में था कि यार थोड़ा गेम खेलूंगा, ये तो मैंने उसको कहा कि अभी कुछ है इम्पॉर्टेंट ईयर्स है लाइफ के, तो अभी थोड़ा मेहनत कर ले, तो जब इसने मेहनत करना स्टार्ट किया, इसको रिजल्ट्स मिले, तो उसके बाद इसने भी फ़ोन छोड़ दिया ऑटोमेटिकली। तो फ़ोन को थोड़ा अगर कम यूज़ करेंगे तो अच्छा ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा नहीं, आपने जैसे बताया वेस्ट बंगाल से हैं, कितनी देर हुई आपको यहाँ जम्मू में आए हुए, यहाँ जेके पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिए हुए, और यहाँ का कल्चर कैसा लगा और कितना डिफरेंट लगा, और यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे लगे, स्टाफ टीचर्स कैसे लगे? 2005 में हम यहाँ पे आए थे और मैं 2004 में बॉर्न हूँ, तो 1 ईयर की जब थी तब आई थी, तो मेरी पूरी एजुकेशन ही अभी यहीं से है। मैं अपने स्कूल में फर्स्ट क्लास से पढ़ती हूँ, जेके पब्लिक स्कूल, और जम्मू का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन जब मैं वेस्ट बंगाल जाती हूँ तो मैं यहाँ को ज़्यादा मिस करती हूँ। यहाँ का फूड स्पेशली? फूड स्पेशली क्योंकि नॉन वेजिटेरियन हूँ तो है, बट राजमा चावल जो है वो अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जम्मू का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लगता है कि मैं डोगरी हूँ, वेस्ट बंगाल में कम लगता है थोड़ा, क्योंकि बचपन से यहीं पे हूँ। और टीचर्स, फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है मेरे, जैसे मैं उधर भी देखती हूँ बच्चों को, वहाँ पे थोड़ा अपना होता है ईगो टाइप सा, पर यहाँ पे मैंने देखा है जो भी मेरे फ्रेंड्स है कम्पिटिटर्स थे, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो आगे भी ले जाते हैं आपको खींच के, साथ में आपको एक कम्पिटिटिव स्पिरिट भी देते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप मेडिकल स्ट्रीम में आगे जाना चाहते हैं, आज डॉक्टर्स, नर्सेज, जितना भी फ्रंट वॉरियर्स हैं हमारे कोविड-19 को लेकर कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, और क्या आप उन बच्चों को भी मैसेज देना चाहेंगे जो आज सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बने, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी है उनके दिल में कि कितना जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तब वो कैसे डील करेंगे? तो डॉक्टर्स तो एक सिंपल बात है, वो भगवान का रूप है अभी हमारे लिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब दिन रात मेहनत करके ये जो एक सिंपल मास्क है, मतलब आधा घंटा नहीं पहना जा रहा हमसे, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और वो खुद को भी सेफ रख के दूसरों को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। अगर जो अभी हमें ट्रीट कर रहे हैं उन्होंने पीछे छोड़ दिया होता कि भाई हमने नहीं बनना, हम क्यों दूसरों को बचाएं अपनी जान खतरे में डाल के, तो वो गलत है। आगे बढ़ना चाहिए, और भगवान आपको देख रहा है, उनको वो हमेशा सेफ रखते हैं सभी को, तो अब जो होना है वो तो होगा ही, पर सोसाइटी को तो सर्व करना ही चाहिए। अच्छा, लास्टली मैं आप दोनों से पूछूंगा, क्या मैसेज देना चाहोगे अपने पेरेंट्स को भी, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, और आने वाली लाइफ के लिए क्या मैसेज है लास्टली जो दोगे?
जो फ्रेंड्स या फिर टीचर्स या फिर पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को तो मैं यही कहूँगा सिंपल कि आप अपने बच्चों से बात कीजिए, फ्रेंडली रहिए उनके साथ। उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे मेरे फादर हमेशा हमारा टाइम निकाल के हमारे साथ हर चीज़ पूछते हैं कि क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है ऑन द स्पॉट पूछ लेते हैं। मम्मा भी पूछती है, ताकि इससे क्या होता है कि आपका जो दुख है या फिर आपका जो बात है वो आप बोल देते हो और आपको फ्री फील होता है। दैट इज़ मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन समवन्स लाइफ, क्योंकि उसी से डिप्रेशन होता है अगर आप उस बात को अंदर रखोगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हर स्टूडेंट्स के लिए, जो बड़े हैं या फिर छोटे कोई भी है, ये हर किसी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि बात करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर टाइम से पढ़ाई 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 या फिर उसमें कम मार्क्स आ गए तो वह फिर डिप्रेशन में चले जाना, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे ना तो कुछ आएगा या फिर ना कुछ जाएगा। आगे करने की कोशिश करनी है। और टीचर्स के लिए तो टीचर्स तो हर कोई सपोर्टिव ही होता है, हमेशा वही आगे लेके जाते हैं हमें। एंड बस इतना ही कहना था, बाकी अच्छा आप क्या कहेंगे? तो पेरेंट्स के लिए यही है कि ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी हमें कभी नहीं बोला कि 95 अबव लाओ, 90 लाओ। वो कहते थे कि अपना बेस्ट जितना दे सकते हो उतना ही करना, उससे ज़्यादा हमें कोई कुछ नहीं करना। और मिथिला एकेडमी में मैं जहाँ पे पढ़ती थी वहाँ पे मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। थोड़ा फिजिक्स से मेरे को डर था, पर जो मेरे साइंस टीचर थे उन्होंने बहुत हेल्प की, मैथ्स में बहुत हेल्प की, हर एक सब्जेक्ट में SST जो भी था तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। और तो थोड़ा सा अपना पढ़ाई रखना है कंट्रोल में, और क्या बोलते हैं, बात करनी है सबसे। बात करेंगे तो वो अंदर से जो चीज़ होती है वो निकल जाती है। ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से हाँ, दूर ये रहना। थोड़ा दूर रहना है। और किसी चीज़ को लेके रो के टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप जो 1 घंटा 2 घंटा रोने में वेस्ट करेंगे उसमें आपके 2 क्वेश्चन भी मिनिमम निकल जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं तो वो आपकी नॉलेज में ऐड हो रहा है। तो नॉलेज पे फोकस कीजिए, मार्क्स अप डाउन होते रहते हैं, ये बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे, कुछ ना कुछ। लास्टली जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्विन ब्रदर सिस्टर इतने टैलेंटेड हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें इसरो में 111 साइंटिस्ट करीब सिलेक्ट किए गए थे और भेजे गए थे। और हमारे यहाँ पे ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर थे, जम्मू एंड कश्मीर से सिर्फ ये 2 ही थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। और मैं आपको स्वप्निल आचार्य की भी एक अचीवमेंट बताना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में NTSC का एग्ज़ाम होता है जिसमें सिर्फ 32 ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं और उनमें शी वॉज द वन टू क्रैक इट। सबसे पहले मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट मुझे जम्मू कश्मीर में किन्होंने नहीं की जो इन्होंने की थी। क्या बताएंगे इस अचीवमेंट में, कैसा आपका एक्सपीरियंस ना, जैसे आपने कहा कि आप स्पेस साइंस में ज़्यादा आगे एक्सेल करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, और आप इसरो भी में भी सिलेक्ट हुए थे, वहाँ का भी आप टूर करके आए। क्या कहेंगे इसके लिए, इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए? इस अचीवमेंट के लिए तो सबसे पहली चीज़ इसकी, मुझे एकदम एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसमें मेरे लिस्ट में नेम आएगा। तो जब आया तो देखा कि हाँ, फिर जब मैं उधर गया तो डिफरेंट फील्ड्स के बारे में नॉलेज हुई बहुत सारे, कि सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही नहीं है बल्कि इतने फील्ड्स है कि मतलब कौन सा छोड़ के हम कौन सा चूज़ करेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट को अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूँ, उनका भी एक पार्ट का एक प्रॉपर स्ट्रीम आ जाता है, एक प्रॉपर प्रोफेशन आ जाता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हर किसी को पता होनी चाहिए कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट में भी अगर आप अच्छे हो ना, उसको भी आप प्रोफेशन बना सकते हो किसी भी चीज़ में। और बाकी जो एक्सपोजर था वो तो बहुत अच्छा ही था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमने मिशंस देखे, हमने चंद्रयान 2 भी देखा, जाकर देख के आए, तो उसकी जो तैयारी उन्होंने की थी एंड जो भी उन्होंने हमें सिखाया, बहुत कुछ नया सिखाया सैटेलाइट्स के बारे में, जाना कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे चल रहा है अभी इंडिया में, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज दी। जैसे हम जानते हैं कितना एक्सेल हो रहा है अब। हाँ, अभी ऑनलाइन एजुकेशन का चल रहा है बहुत ज़्यादा, एक रेवोल्यूशन चल रही है एक ऑनलाइन एजुकेशन का, तो वो कैसे हो रहा है वो भी पता चला। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या योगदान है, उसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहा है और एक्सपोजर तो बहुत ही अच्छा था। बाकी जो हमारे टीचर्स थे वहाँ पर जो साइंटिस्ट टीचर्स थे, उन्होंने हमें हर चीज़ में हर टाइम कुछ नया बताने की कोशिश की, कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट बताया हमें हमेशा, और सपोर्ट भी बहुत किया हर चीज़ में। ओवरऑल प्रोग्राम वाज वेरी नाइस फॉर 15 days एंड जो हमें उन्होंने सिखाया, अगर उसमें से हमें 25% भी हमें मिला हो, दैट मतलब वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। उसमें आप कुछ नया सीखने को मिल रहा है और उसमें बोर भी नहीं हो रहे हो। और ये मैं बता दूं, ये अचीवमेंट जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ इन 2 बच्चों ने ही किया है। आपका कैसा स्वप्निला एक्सपीरियंस रहा इसरो में? सबका ख्वाब होता है जाना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आप सबसे यंग हो पूरी हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में, फर्स्ट 2 आप 2 ही हो जो गए हो। तो पहली बात तो उन्होंने जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक चीज़ पे उन्होंने फोकस नहीं किया था सिर्फ एकेडमिक्स, उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट देखा था।
तो जिसमें स्वप्निल के भी अचीवमेंट्स थे, इसीलिए उसकी भी सिलेक्शन हुई और मेरी भी सिलेक्शन हुई। तो उधर जब हम लोग गए, हमने चंद्रयान देखा। सबसे पहली बात तो देखा, एक जेंडर इक्वालिटी थी, जितने फीमेल साइंटिस्ट थे उतने मेल साइंटिस्ट थे। तो इंडिया में जो एक थोड़ा सा चलता है प्रॉब्लम, जो भी हम लोग गए स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा इंस्पायर हुए कि नहीं, गर्ल्स कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। तो वो देखा। और एक मेडिकल साइंस में एक और इंटरेस्ट है कि स्पेस मेडिसिन पे रिसर्च, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे लोग कम फोकस करते हैं। तो मेडिकल के साथ साथ वो भी एक इंटरेस्ट है स्पेस मेडिसिन में मेरा। और हमने देखा, काफ़ी कुछ सीखा। और टीचर्स ने जितना चाहा कि लेमैन लैंग्वेज में हम लोग जितना ले सकें उनसे वो चीज़, नॉलेज, तो उन्होंने हमें देने की कोशिश की। काफ़ी अच्छा लगा। और एनटीएससी स्टेज 1 के बारे में थोड़ा टफ था क्रैक करना, क्योंकि अच्छा, पहले मैं यही बता दूं कि जो एग्ज़ाम बता रहे हैं एनटीएससी, ये सिर्फ 32 बच्चे हैं जम्मू कश्मीर में जो सिलेक्ट होते हैं। और कितने बच्चे पेयर होते हैं इस एग्ज़ाम के पहले बताइए। 5000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं ऑलमोस्ट, और इस बार हुए थे अपेयर। और 32 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं भी सिलेक्टेड थी। 15th रैंक आया था मेरा उसमें। तो अभी स्टेज 2 की तैयारी कर रही हूँ। एक प्रॉब्लम आई थी क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं और ये जेएनके बोर्ड का था, तो पूरा सिलेबस करना पड़ा था फिर से जेएनके बोर्ड का। और किया, मेहनत की थी, लास्ट के 15 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी इसके ऊपर फोकस करके, तो क्लियर हो गया। अभी मेरा टारगेट है कि स्टेज 2 क्लियर कर पाऊँ। तो बस, मतलब इस एग्ज़ाम के बाद होता क्या, आपकी क्या ट्रेनिंग होती है या कि विजिट्स होते हैं, टूर होते हैं? तो ये है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। पूरे इंडिया में से 1000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है। तो जिसमें ये लोग पहले हमें 11th, तो अगर हम क्लियर कर लेते हैं स्टेज 2, तो 11th और 12th के लिए हमें स्कॉलरशिप देते हैं 1250 रुपीज़ पर मंथ। और इसके बाद हमारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है हमें। तो जैसा कि आपने देखा, ट्विन सिस्टर एंड ब्रदर टैलेंटेड नहीं, काफ़ी टैलेंटेड है। 10th सीबीएसई में तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया ही है, साथ ही साथ ऐसे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी कम बच्चे क्लियर कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इसरो, इंडिया की नंबर 1 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सिलेक्ट होके आए हैं और वहाँ का टूर करके आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और आने वाले आपकी लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर 10th सीबीएसई रिज़ल्ट। एंड सच में मेरा ये जो फर्स्ट इंटरव्यू है जो मैं इतनी यंगर जनरेशन के साथ कर रहा हूँ, और जो इनके आंसर्स हैं, जो इनकी इंटेलिजेंस है, किसी बड़े ऑफिसर या बड़े पॉलिटिशियन से कम नहीं है। मुझे उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंस और ज़्यादा अच्छे आंसर्स लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर स्वप्निल आचार्य एंड स्वप्निला आचार्य, एंड इनकी अचीवमेंट्स आप सब ने सुनी। आप सब लोगों को भी, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके नंबर भी कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी पूरी लाइफ आगे पड़ी है। तो जिनके नंबर कम भी है, जिनके अच्छे भी हैं, उन सबको कंग्रेचुलेशंस जेके न्यूज़ पॉइंट की टीम की तरफ से। आप लोग देखते रहिए जेके न्यूज़।